नमस्कार आप सभी को। स्वागत है आपका हमारे इस प्लेटफ़ॉर्म पर। यूपी ट्रिपल एससी में कंप्यूटर में हम लोगों ने एक नए टॉपिक को शुरू किया था, वो है कंप्यूटर और सूचना तकनीकी का परिचय। आपका जो ऑफ़िशियल सिलेबस दिया गया है, आधिकारिक सिलेबस दिया गया है, उसमें जो पहला टॉपिक दिया है, यूपी ट्रिपल एससी में किसी भी परीक्षा के लिए जो पहला टॉपिक दिया है, वो है कंप्यूटर और सूचना तकनीकी का परिचय। इसी को हम लोगों ने शुरू किया था और इसके 25 एमसीक्यूज़ कर लिए थे। 26 से शुरू करेंगे, लेकिन इससे पहले मैं आपको एक जानकारी दे देता हूँ। यूपी ट्रिपल एससी में अगर आप बीपीओ यानी ग्राम पंचायत अधिकारी की तैयारी कर रहे हो, तो इसके मॉक टेस्ट और इसके अलावा 65 अंकों का जो पंचायती राज का बैच है, वो आपको एप्लीकेशन पर मिल जाएगा और एप्लीकेशन की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। मॉक टेस्ट में जब आप इसको ज्वाइन करेंगे तो इसमें डिटेल्ड डिस्कशन वीडियो कोर्स भी आपको मिलेगा। हर एक मॉक टेस्ट को लगभग 6 से 7 घंटों तक डिस्कस किया गया है। तो आप यहाँ से अगर आप इसको ज्वाइन करते हो तो न सिर्फ आपको नए-नए क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, बल्कि बहुत सारे इन्हीं वीडियोज़ के माध्यम से आपका रिवीजन भी भली-भाँति हो पाएगा। अब आ जाओ 65 अंकों के कंप्लीट बैच में। इस बैच में 45 अंक पंचायती राज से आएँगे और इसके अलावा 20 अंक योजनाओं से आएँगे। वर्तमान में यानी अभी योजनाओं को डिस्कस कराया जा रहा है इसमें और अगर आप इसको जॉइन करते हो, तो भी आपकी जो तैयारी है, उसको बूस्ट मिलेगा। तो ख़ैर ये दोनों बैच हैं, आप इनको चाहें तो जॉइन कर सकते हो एप्लीकेशन में जाके, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 26 से शुरू करते हैं। 26 नंबर देखो, कह रहा है कि एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डेटा को इन्फॉर्मेशंस में बदलते हुए प्रोसेस करता है। मुझे बताओ ये कौन है? एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है, उसे क्या कहते हैं? जैसे मान लो ये आपका सिस्टम है, ठीक? ये कंप्यूटर है, इसमें आपने इनपुट दिया, इनपुट के रूप में आपने दिया डेटा, इसमें प्रोसेस हुआ और ये प्रोसेस करता कौन है? ये होता है प्रोसेसर और फिर आपका ये जो डेटा था, वो किसमें बदल गया? ये बदल गया आउटपुट में और आपको मिल गई इन्फॉर्मेशन यानी कि सूचना मिल गई। तो ये कर कौन रहा है? ये कर रहा है ये बैठा प्रोसेसर। यहाँ से ए पार्ट सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखो 27 नंबर। निम्नलिखित में से किस सीपीयू रजिस्टर में निष्पादित किए जाने वाले अगले इंस्ट्रक्शंस का एड्रेस होता है? एक्यूमुलेटर होता है, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर होता है या फिर मेमोरी बफर रजिस्टर होता है या फिर प्रोग्राम काउंटर होता है। इसे पीसी कहा जाता है। पर्सनल कंप्यूटर मत समझना, पीसी प्रोग्राम काउंटर। तो टी पार्ट आपका सही होगा। अब शब्द ये आया कि ये भाई प्रोग्राम काउंटर क्या होता है? ध्यान दो, मैं बात कर रहा हूँ प्रोग्राम काउंटर की, ठीक है, पीसी की। तो मुझे ये बताओ ये होता क्या है? आप बताओगे यह प्रोसेसर में यह प्रोसेसर में एक रजिस्टर होता है, एक रजिस्टर होता है। इसे बोलते हैं प्रोग्राम काउंटर। करता क्या है ये? दरअसल इसमें जो अगले निर्देश होते हैं, इसमें अगले निर्देश का पता होता है, एड्रेस होता है और यही जो अगले निर्देश होते हैं, जो कि मेमोरी में मेमोरी में जिन्हें निष्पादित किया जाना है। अब एक बात समझो, यानी कि अगर हम आपसे कहें कि प्रोग्राम काउंटर क्या होते हैं, तो आप कहोगे ये प्रोसेसर में एक रजिस्टर होता है और जो मेमोरी में निष्पादित किए जाने वाले निर्देश होते हैं, उनका इसमें पता होता है, एड्रेस होता है। अगर आपसे सीधा-सा सवाल पूछे कि यह कितने बिट का रजिस्टर होता है, तो आप क्या बताओगे? यहाँ से 2-4 फैक्ट्स याद रखो। यह 16 बिट का रजिस्टर होता है। अच्छा, इसे और कुछ नामों से जाना जाता है क्या? हाँ, इसे अन्य नामों से भी जाना जाता है। तो इसके अन्य नाम हैं क्या? इसे कहा जाता है इंस्ट्रक्शन इसे कहा जाता है इंस्ट्रक्शन काउंटर, ठीक है? और मैं बात किसकी कर रहा हूँ? मैं बात कर रहा हूँ प्रोग्राम काउंटर की। इसे आप इंस्ट्रक्शन काउंटर भी कह सकते हो। इसे कहा जाता है इंस्ट्रक्शन पॉइंटर भी आप कह सकते हो। इस नाम से भी जाना जाता है। इसे आईएआर भी कहा जाता है। ये आईएआर क्या है? इसे कहा जाता है रजिस्टर इंस्ट्रक्शन एड्रेस रजिस्टर और इसे साथ ही साथ कहा जाता है सीक्वेंशियल रजिस्टर, ठीक है? इन शब्दों से आप परिचित हो जाएं। ये सारे के सारे शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं प्रोग्राम काउंटर की जगह। मैं फिर से बता दूं ये क्या है? तो ये प्रोसेसर में एक रजिस्टर होता है जो मेमोरी में निष्पादित किए जाने वाले निर्देश होते हैं, इंस्ट्रक्शंस होते हैं, उनका एड्रेस होता है।
साथ ही साथ ये 16 बिट का रजिस्टर है। इंस्ट्रक्शन काउंटर इसे कहा जाता है, इंस्ट्रक्शन पॉइंटर कहा जाता है, IAR इंस्ट्रक्शन एड्रेस रजिस्टर भी कहा जाता है। साथ ही साथ सीक्वेंशियल रजिस्टर भी इसे कहा जाता है। ये बात आप समझ पा रहे हो? अच्छा, अगर आपसे अब सीधा सा एक सवाल पूछ लिया जाए, नोट बना के याद रखना। अगर मैं कहूँ ये जो पीसी मैंने आपको बताया है, प्रोग्राम काउंटर, ये पीसी क्या है? आप एक लाइन में मुझे बताओ, तो आप कहोगे यह एक ऐसा डिजिटल काउंटर है, ध्यान देना, डिजिटल काउंटर है जो आवश्यक होता है। ठीक है? आवश्यक क्या होता है? किन मायनों में आवश्यक होता है? तो आप कहोगे यह आवश्यक होता है कार्य को जल्दी निष्पादित करने में, निष्पादित करने में। यह आवश्यक होता है निष्पादन बिंदु को ट्रैक करने के लिए, ट्रैक करने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। वापस आ जाओ। अब आपसे यही पूछा गया था कि सीपीयू रजिस्टर में निष्पादित किए जाने वाले अगले इंस्ट्रक्शन का एड्रेस होता है, और ये मैंने आपको बताया था। क्या बोलते हैं इसे? इसे कहते हैं प्रोग्राम काउंटर। नेक्स्ट देखो 28। निम्नलिखित विकल्पों में से उस विकल्प या इंटरफेस एलिमेंट की पहचान करो जो छोटे टिमटिमाते हुए प्रतीक या एक तीर के रूप में डेस्कटॉप पर मौजूद रहता है। इस तरह से ये वाला देखो, ये जो एरो आपको दिख रहा है, ये बीच में है इसके, इसे ही बोलते हैं कर्सर, टिमटिमाया करता है, डी पार्ट। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से कौन बायस की भूमिका का वर्णन करता है? सबसे पहले आप इसको समझो, बायस होता क्या है? ध्यान दो, मैं बात कर रहा हूं BIOS का। इसे पूरा नाम आपसे पूछा जाता है और कई बार पूछा भी गया है। आप कहोगे इसे कहा जाता है बेसिक। आई मतलब हो गया इनपुट, ओ मतलब हो गया आउटपुट, और एस मतलब हो गया सिस्टम। तो ये हो गया बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। अगर हम आपसे अब सीधा सा सवाल पूछें कि ये है क्या, तो आप बताओगे यह एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है। ध्यान दें, यह एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है। अच्छा ठीक है, कैसा प्रोग्राम है? कौन स्टोर करता है इसको? तो जो मदरबोर्ड निर्माता कंपनी होती है, वही इसको बना के रोम में स्टोर कर देती है। तो ध्यान दें, दो तीन बातें। मदरबोर्ड जो निर्माता कंपनी होती है, निर्माता कंपनी के द्वारा इसे ROM यानी कि रोम चिप में स्टोर किया जाता है, स्टोर किया जाता है। ठीक है, यहां से दो तीन बातें याद रखो BIOS की कार्यप्रणाली से संबंधित। जैसे मान लीजिए ये है आपका सिस्टम, ये है आपका कंप्यूटर, गौर करना, और आपने कंप्यूटर को ऑन किया, यानी कि जब कंप्यूटर ऑन होता है, ऑन होगा, तो क्या होगा? तो सबसे पहले रन करने वाला सॉफ्टवेयर कौन होगा? यही होगा BIOS। तो सबसे पहले BIOS बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर चलता है। ठीक है, इसके बाद क्या होगा? जब ये चलेगा तो ये पूरा सिस्टम आपका स्कैन कर लेता है, यानी यह है कंप्यूटर से जुड़े हार्डवेयर की जांच करता है, हार्डवेयर की जांच करता है। अच्छा, तो ये जो हार्डवेयर की जांच करने का प्रोसेस है, इसे ही कहा जाता है पोस्ट। ठीक है, ये पोस्ट क्या है? इसे कहा जाता है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। ये बात आप समझ पा रहे हो? पावर ऑन सेल्फ टेस्ट फिर से समझो। कंप्यूटर जब ऑन हुआ तो आपसे पूछा जाता है कि सबसे पहले रन होने वाला सॉफ्टवेयर कौन होता है? ये होता है बायस। और फिर ये कंप्यूटर से जुड़े जितने भी आपके हार्डवेयर होते हैं उनकी जांच करता है, और इस पूरे प्रोसेस को कहा जाता है पोस्ट, यानी पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। आपसे फुल फॉर्म भी पूछा जाता है पोस्ट का। इस दौरान ये जो सारी की सारी प्रक्रिया है, आप एक शब्द से परिचित होंगे, इसको बोलते हैं बूटिंग। ठीक है, ये क्या है? किसे कहते हैं? आप बताओगे जब भी कंप्यूटर कंप्यूटर के पावर ऑन से लेकर ऑपरेटिंग सिस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम के स्टार्ट होने तक जो कुछ प्रक्रियाएं होती हैं इनके बीच में, जैसे ही पावर ऑन हुआ और ऑपरेटिंग सिस्टम के स्टार्ट होने तक
जितनी भी प्रक्रियाएँ होती हैं, वो सारी की सारी प्रक्रियाएँ इसमें शामिल होती हैं बूटिंग में। स्टार्ट होने तक सभी प्रक्रियाएँ सभी प्रक्रियाएँ इसमें शामिल होती हैं, ठीक है? शामिल होती हैं। तो अब मुझे बताओ ये जो बूटिंग प्रोसेस है, इसके क्या कुछ टाइप्स भी होते हैं? हाँ, होते हैं। जैसे आपने बूटिंग प्रोसेस को पढ़ा होगा, बूटिंग प्रोसेस के सामान्यतया 2 टाइप्स होते हैं। आपने इन 2 शब्दों को सुना होगा, एक होता है कोल्ड बूटिंग, सुना है? और एक होता है वार्म बूटिंग। क्या होता है कोल्ड बूटिंग और वार्म बूटिंग? क्या है और ये क्या है? ये मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए आप। खैर, वापस आ जाओ अपने क्वेश्चन में। अब इसमें पढ़ो। कह रहा है गतिक अन्योन बीआईओस की भूमिका का वर्णन करो। अन्योन क्रिया वेब सर्वर एप्लीकेशनों के सृजन में इसका प्रयोग किया जाता है, गलत है। यह एक प्रोग्राम है जो रोम से निष्पादित होता है और जब कब निष्पादित होता है, जब कंप्यूटर चालू होता है। ये सही लग रहा है मुझे, आगे पढ़ो जरा। डेटा को ग्राफीय रूप से, ये तो गलत हो गया। मोबाइल, ये भी गलत है। बी पार्ट सही होगा। नेक्स्ट देखो 30 नंबर। पेरिफेरल आईओ में कितने कितने आउटपुट पोर्ट होते हैं? याद रखिए 256 होते हैं। 31 देखो। कह रहा है कंप्यूटर व्यवस्थापन उन इकाइयों और उनके अंतः संबंधों को संदर्भित करता है जो वास्तुशिल्पीय विनिर्देशों को कार्यान्वित करता है। फिर से समझो, कंप्यूटर व्यवस्थापन उन परिचालन परिचालन इकाइयों को और उनके अंतः संबंधों को संदर्भित करता है। डी पार्ट सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो 32 नंबर। कह रहा है एक ऐसा डिवाइस जो कंप्यूटर से कनेक्टेड होता है, ध्यान देना। एक ऐसा डिवाइस है जो कंप्यूटर से कनेक्टेड होता है लेकिन कोर कंप्यूटर आर्किटेक्चर का भाग नहीं होता है। इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं पेरिफेरल डिवाइसेस। जैसे यहां पर आओ, मैं आपको यहां पर बताता हूं। जैसे मान लो ये है आपका सिस्टम, ठीक। इस सिस्टम में आपके ये कई सारे कीबोर्ड हैं। कीबोर्ड का मतलब ये बटने हैं आप कीबोर्ड में। इसके बाद आपका ये है माउस, ठीक। ऐसे बना होता है, ठीक इस प्रकार से ये 2 बटने लेफ्ट और राइट, और ये निकला हुआ इससे तार, या फिर वायरलेस है तो फिर तार नहीं निकलेगा, इससे वायर नहीं निकलेगा, ये फिर ब्लूटूथ कनेक्शन से होगा। इसके अलावा जब कंप्यूटर होता है तो आपने देखा होगा, आजकल तो लैपटॉप होते हैं लेकिन पहले एक डब्बा रखा होता था जिसे सीपीयू कहा जाता था। ये सीपीयू हो गया। और भी कई सारी डिवाइसेस होती हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास ये ये आप कान में लगाने वाला जो क्या बोलते हो इसको, बैंड वगैरह जो भी बोल दो। तो ये सारे के सारे हैं डिवाइसेस आपके पास। ये जो भी डिवाइसेस है, माउस हो या फिर सीपीयू हो या फिर अन्य जो एक्सटर्नल डिवाइसेस होती हैं, या जो आउटपुट देती हैं वो डिवाइसेस होती हैं, यानी इनपुट डिवाइस या फिर आउटपुट डिवाइस, जो भी डिवाइसेस हैं, अन्य सहायक उपकरण हो गए कंप्यूटर के, ये सारी की सारी डिवाइसेस कहलाती हैं पेरिफेरल डिवाइसेस। ध्यान दो, मैं बात कर रहा हूं पेरिफेरल डिवाइस की, ठीक है। इसका आशय क्या है? इसका आशय है कि कंप्यूटर से जुड़े सभी, ध्यान दें, कंप्यूटर से जुड़े सभी, क्या सभी? इनपुट, आउटपुट और अन्य सहायक उपकरण, ये जितने भी कंप्यूटर से जुड़े होते हैं, इन्हीं को कहा जाता है पेरिफेरल डिवाइसेस। बात समझ पा रहे हो? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब हम ये कह सकते हैं, अर्थात सभी कंप्यूटर सभी कंप्यूटर डिवाइस पेरिफेरल डिवाइसेस होती हैं, पेरिफेरल डिवाइस होती हैं। ये बात आप समझ पाए? ठीक है। सभी जो कंप्यूटर डिवाइसेस होती हैं वो पेरिफेरल डिवाइसेस होती हैं, और इन सब से एक बनता है कंप्यूटर सिस्टम। जैसे मैंने ये आपको फिगर बताया, ये जितनी भी डिवाइसेस हैं, ये सारी की सारी डिवाइसेस पेरिफेरल डिवाइसेस कहलाती हैं, और इन्हीं से मिलकर बनता है एक कंप्यूटर सिस्टम, ठीक। यहां तक बात समझ पाए? अब अगर आप पेरिफेरल डिवाइसेस को ध्यान से पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा ये 2 प्रकार की होती हैं, या हम कहें इनको 2 भागों में बांटा जाता है। जैसे जो पेरिफेरल डिवाइसेस होती हैं, पेरिफेरल डिवाइस को 2 भागों में
दो भागों में बांटा जाता है। ठीक है, ये जो दो भाग हैं ये आपसे पूछे जा सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी इंटरनल पेरिफेरल डिवाइस है, निम्नलिखित में से कौन सी एक्सटर्नल पेरिफेरल डिवाइस है, इस प्रकार से पूछे जा सकते हैं। जैसे ये दो भाग कौन से हैं, दो भाग हैं, एक होता है इंटरनल पेरिफेरल पेरिफेरल डिवाइस और एक होता है एक्सटर्नल पेरिफेरल डिवाइस। ठीक, ये जो इंटरनल पेरिफेरल डिवाइसेस होती हैं सामान्यतः ये यूजर को दिखाई नहीं देती हैं। क्यों? क्योंकि ये कंप्यूटर कैबिनेट के भीतर होती है और इस स्थिति में अगर आपको इंटरनल पेरिफेरल डिवाइसेस को देखना है तो फिर आपको कंप्यूटर को खोलना पड़ेगा। तो ये दो पार्ट होते हैं। ठीक है, वापस आ जाओ अपने क्वेश्चन में। 32 का सही उत्तर हो जाएगा पेरिफेरल डिवाइसेस। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 33। 33 में कह रहा है कि जो एएलयू है निम्नलिखित में से किसका पार्ट है। एएलयू इसका मतलब हो गया अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। मैंने आपको एक फिगर बताया था, ध्यान दो। मैंने आपसे कहा था कि ये जो फिगर है, मान लो ये सीपीयू का फिगर है। ठीक, ये सीपीयू का फिगर है। इसके मैंने तीन पार्ट करके बताए थे आपको। ये तीन पार्ट कौन से थे? एक तो मैंने बताया था कि एएलयू है और दूसरा सीयू है और तीसरा मैंने पार्ट बताया था ये है मेमोरी यूनिट। ठीक, एक पार्ट, दो पार्ट, तीन पार्ट, यानी कि जो सीपीयू है, सीपीयू ये किसका किसका सम्मिश्रण है? तो आप बताओगे एएलयू का, सीयू का और इसके अलावा मेमोरी यूनिट का। बात समझ पा रहे हो? तो एएलयू ये किसका पार्ट है? ये पार्ट हो जाएगा सीपीयू का। बोलो भाई। नेक्स्ट देखो 34। कह रहा है जो पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर है वो बनाया गया था, वो किसने बनाया था? कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ने बनाया था? नहीं। बर्न ने भी नहीं बनाया था, ये बनाया था पेंसिल्वेनिया ने। ठीक है, ये भी गलत हो जाएगा, सी पार्ट सही हो जाएगा। 35 देखो, पहले इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर जिसे कहा जाता है, में क्या था? ट्रांजिस्टर था, वॉल्व था, कोड स्मृति थी या फिर अर्धचालक था? इसमें था वॉल्व। आओ समझते हैं इसको हम। मैं बोल रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ पहले इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर की, यानी कि ये बात कर रहा है एनईएक की, ENIAC। इसका सबसे पहले मुझे पूरा नाम बताओ। आप बताओगे इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड ENI इंटीग्रेटर एंड सी फॉर हो जाएगा कैलकुलेटर। कैलकुलेटर, ठीक है। अच्छा, ये जो एनियक है इसे कहा जाता है पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल, या हम कहें अंकीय कंप्यूटर, हिंदी में कह दो अंकीय कंप्यूटर। ठीक, इसमें क्या क्या था, अब जरा इसकी चर्चा कर लेते हैं। इसमें कंपोनेंट्स क्या थे? इसमें लगभग लगभग 17,400, मैं लगभग की बात कर रहा हूँ, 17,400 इसमें वाल्व लगे थे। ठीक, इसके अलावा इसमें 10 स्थितीय इसमें 10 स्थितीय रिंग गणक का प्रयोग हुआ था, रिंग गणक का इस्तेमाल हुआ था। इसके अलावा इसमें 36 निर्वात ट्यूब का इस्तेमाल हुआ था। इसके अलावा इसमें 10 डुअल ट्रायोड्स का इस्तेमाल हुआ था। साथ ही साथ अगर हम एनईए की बात करें तो इसका जो विकास है, इसका विकास किया गया था दो शख्स के द्वारा। एक थे जेपी एकर्ट और एक थे जॉन मुचली। जॉन मुचली भी कहीं कहीं लिखा मिलता है, कहीं कहीं मुशली भी शब्द का इस्तेमाल किया गया है। तो वो निर्भर करता है कि जो बुक के राइटर हैं उन्होंने प्रोनाउंस कैसे किया है। ये सारे के सारे अंग्रेजों के नाम है। ठीक है, तो खैर इन्होंने प्रोनाउंस कैसे किया है। तो अब इस स्थिति में आपको ये सारी बातें याद नहीं रखनी है, जैसे 17,400, 10, 36, 10, ये सारी बातें भूल जाइए। इसमें किसका इस्तेमाल हुआ था आप बताओगे? इसमें वॉल्व का इस्तेमाल हुआ था, इसमें स्थिर रिंग का भी इस्तेमाल हुआ था, इसमें वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल हुआ था, इसमें डुअल ट्रायोड्स का इस्तेमाल हुआ था। अब यहाँ पर आपसे कह रहा है कि मुझे बताओ किसका इस्तेमाल हुआ था। ट्रांजिस्टर तो मैंने बताया नहीं आपको, कोड स्मृति, अर्धचालक स्मृति, इनको भी नहीं बताया है। मैंने बताया है वॉल्व, तो बी पार्ट सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखो 1642 में परिकलन यंत्र की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? एडम पास्कल थे, रोमर कोहेलर थे या फिर जोसेफ मार्क थे या फिर ब्लेस पास्कल? ब्लेस पास्कल थे। बात हो रही है 1642 की, तो जरा यहाँ पर आओ, मैं 1642 की बात कर लूं।
1642 में फ्रांस में एक घटना घटती है। फ्रांस में एक गणितज्ञ थे जिनका नाम था ब्लेज पास्कल। ब्लेज पास्कल। ये कहाँ के थे ये भी पूछा गया है, इसलिए ध्यान रखना। ठीक है? ये जो ब्लेज पास्कल थे, इन्होंने एक मशीन बनाई। इसे कहा गया, या हम कहें इन्होंने जोड़ने वाली मशीन बनाई। जोड़ने वाली मशीन का इन्होंने आविष्कार किया। ठीक है? और ये जो जोड़ने वाली मशीन का आविष्कार किया था, इसका निर्माण किया था गियर से, अर्थात ये गियर से बनाई गई थी। इसको, चूंकि ये जोड़ने वाली मशीन थी, इसलिए इसे एडिंग मशीन भी कहा जाता है। और यह घड़ी के मैकेनिज्म घड़ी के मैकेनिज्म सिद्धांत पर कार्य करती है। सिद्धांत पर कार्य करती थी। ठीक है? तो खैर ये बातें याद रखो। वापस आ जाओ। परिकलन यंत्र की शुरुआत किसके द्वारा हुई थी? ब्लेस पास्कल के द्वारा। 37 देखो, कह रहा है हरमन होलेरिथ ने अपने टैबलेटिंग सिस्टम में पूर्णता प्राप्त की और यह मशीन विकसित की। कौन सी मशीन विकसित की है? एनालिटिकल इंजन, सेंसस टैबुलेटर या फिर टैबुलेशन इंजन या नन ऑफ दिस? इन्होंने विकसित किया है सेंसस टैबुलेटर। बात हरमन होलेरिथ की हो रही है। तो ये जो शख्स हैं हरमन होलेरिथ, ठीक है, इन्होंने एक काम किया ये कि इन्होंने एक मशीन बनाई जिसे कहा जाता है सेंसस टैबुलेटर। ध्यान देना, सेंसस टैबुलेटर इन्होंने बनाया। अच्छा, ये जो सेंसस टैबुलेटर बनाया गया है, ये बनाया इन्होंने और इसका इस्तेमाल इन्होंने किया 1890 में, और इस वजह से ये ज़्यादा चर्चा में आ गए। 1890 में क्या हुआ? 1890 में हुई अमेरिकी जनगणना। अमेरिकी जनगणना, ठीक? इसी अमेरिकी जनगणना में इस सेंसस टैबुलेटर का इन्होंने इस्तेमाल किया, और इसमें ये जो सेंसस टैबुलेटर है, इसमें पंच कार्डों पंच कार्डों को विद्युत द्वारा संचालित किया गया। संचालित किया गया। और इस पूरी मशीन का नाम क्या है? सेंसस टैबुलेटर, और जिसका इस्तेमाल कहां पर हुआ था? 1890 में अमेरिकी जनगणना में। तो सेंसस टैबुलेटर आपका सही हो जाएगा। 38 देखो, अरिथमोमीटर का किसके द्वारा आविष्कार किया गया था? अरिथमोमीटर का आविष्कार दरअसल ये है 1820 की मैं बात कर रहा हूं। 1820 में एक शख्स थे जिनका नाम था थॉमस डी कोलमार। ये जो थॉमस डी कोलमार हैं, ये फ्रांस से थे, और फ्रांस में इसका जो पेटेंट था, इन्होंने फ्रांस में इसका पेटेंट कराया था। ये किसका? अरिथमोमीटर का। और ये जो अरिथमोमीटर है, ये एक यांत्रिक कैलकुलेटर है। यांत्रिक कैलकुलेटर। ठीक है? तो आंसर हो जाएगा थॉमस जेवियर। ये चार्ल्स थॉमस जेवियर थॉमस कोलमार, इन्हें पूरा नाम इनका है। तो आप चार्ल्स जेवियर थॉमस भी याद रखो। नेक्स्ट देखो 40 नंबर। 50 नंबर में क्या कह रहा है? कह रहा है कि ऐसी कंप्यूटर प्रणालियां जो बिना किसी विभेद के निर्देश और डेटा एक ही स्मृति इकाई में संग्रहित करती हैं, संरचना पर आधारित हैं। ये किस संरचना पर आधारित हैं? फिर से समझो सवाल को। कह रहा है कि ऐसी कंप्यूटर प्रणालियां हैं जो बिना किसी विभेद के निर्देश और डेटा एक ही स्मृति यानी कि मेमोरी इकाई में संग्रहित करती हैं। तो वो किस संरचना पर आधारित होती हैं? हार्वर्ड संरचना कहा जाता है इसे, हार्वर्ड स्ट्रक्चर, या फिर हार्वर्ड आर्किटेक्चर कहा जाता है, बेबेज आर्किटेक्चर कहा जाता है, नुथ आर्किटेक्चर है, या फिर वॉन न्यूमैन है? आंसर होगा वॉन न्यूमैन। इस शब्द को समझो, मैंने कहा वॉन न्यूमैन। ठीक है? ये जो वॉन न्यूमैन है, वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर, आर्किटेक्चर, इस शब्द को पकड़ो और इसमें दो तीन सवाल मुझे बताओ। ये जो वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर है, सबसे पहले मुझे ये बताओ, ये जो आर्किटेक्चर है पूरा, या हम कहें वॉन न्यूमैन वास्तुकला इसे कहा जाता है हिंदी में, ये कब प्रस्तावित हुआ था? इसे वॉन न्यूमैन साहब ने कब प्रस्तावित किया था? तो आप बताओगे इसे 1945, 1945 में प्रस्तावित किया गया। ये जो वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर है, ये क्या है? दरअसल आपको पता होगा, जो सामान्यतः कंप्यूटर होते हैं, सामान्यतः दो प्रकार के दो प्रकार के जो कंप्यूटर होते हैं, वो देखने को मिलते हैं। कौन कौन से दो प्रकार के कंप्यूटर होते हैं? एक होता है फिक्स्ड फिक्स्ड प्रोग्राम कंप्यूटर। ठीक है? एक होता है फिक्स्ड प्रोग्राम कंप्यूटर। ये जो फिक्स्ड प्रोग्राम कंप्यूटर होते हैं ना, इन्हें फिर से अगर आप प्रोग्राम करना चाहो, तो इन्हें
पुनः प्रोग्राम नहीं किया जा सकता है। पुनः प्रोग्राम्ड नहीं किया जा सकता। और इसका एक बेस्ट एग्जांपल अगर आपको समझना हो तो आप कैलकुलेटर को देख सकते हो। वो फिक्स्ड प्रोग्राम कंप्यूटर के अंतर्गत आएगा। 2 प्रकार मैंने बताए हैं। एक तो हो गया फिक्स्ड प्रोग्राम कंप्यूटर और एक होता है दूसरा, इसे बोलते हैं संग्रहित प्रोग्राम कंप्यूटर। प्रोग्राम कंप्यूटर। इसे कहा जाता है स्टोर्ड प्रोग्राम कंप्यूटर। ठीक है? अब अगर आप वॉन न्यूमैन साहब को देखोगे, तो वॉन न्यूमैन साहब ने आधुनिक कंप्यूटर, वॉन न्यूमैन के द्वारा ये जो संग्रहित प्रोग्राम कंप्यूटर है, संग्रहित प्रोग्राम की अवधारणा दी गई थी वॉन न्यूमैन के द्वारा। यानी कि आधुनिक कंप्यूटर वॉन न्यूमैन द्वारा प्रस्तुत जो संग्रहित, या हम कहें संग्रहित प्रोग्राम है, प्रोग्राम की अवधारणा, संग्रहित प्रोग्राम की अवधारणा पर ही आधारित है। ये फिर से समझो, अगर आपसे सीधा-सा एक सवाल पूछ लिया जाए, जो आधुनिक कंप्यूटर्स हैं, ये किस अवधारणा पर आधारित हैं? तो आप बताओगे ये संग्रहित प्रोग्राम अवधारणा पर आधारित हैं, जिन्हें कहा जाता है इंग्लिश में स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट। ठीक है? और इसका विकास किसने किया था? वॉन न्यूमैन साहब ने किया था। तो वॉन न्यूमैन के द्वारा ही संग्रहित प्रोग्राम अवधारणा का विकास किया गया और इसी अवधारणा पर आधुनिक कंप्यूटर चल रहे हैं। ये बात आप समझ पा रहे हो? तो ये अवधारणा है क्या? आओ इसको समझते हैं। इस अवधारणा में इस अवधारणा में ध्यान दो, जो प्रोग्राम है, प्रोग्राम और डेटा, प्रोग्राम और डेटा को एक ही मेमोरी में एक ही मेमोरी में संग्रहित किया जाता है, संग्रहित किया जाता है। ये इसका कोर कॉन्सेप्ट है इस थ्योरी का, वॉन न्यूमैन स्टोर्ड प्रोग्राम थ्योरी का। यानी इसमें जो इस प्रोग्राम होते हैं और डेटा होता है, उसको एक ही मेमोरी में स्टोर किया जाता है। तो वही आपसे पूछा गया था कि स्मृति यानी मेमोरी और निर्देश जो एक ही स्मृति में, या हम कहें एक ही मेमोरी में संग्रहित किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? वॉन न्यूमैन थ्योरी कहा जाता है। ठीक। अब यहाँ पर 2-3 बातें और समझो। अभी आपने पीछे पढ़ा था एनियक। ये कौन था? एनियक, ENIAC कंप्यूटर था। इस एनियक में मैंने आपको बताया था, एनियक में जो प्रोग्राम है, प्रोग्राम में जो एनियक में प्रोग्राम का इस्तेमाल किया जाता था, प्रोग्राम में परिवर्तन करना संभव नहीं था। परिवर्तन करना संभव नहीं था या फिर बहुत जटिल था। तो ये जो एनियक था, इसमें इसकी ये खराबी थी, ये इसका डिफेक्टो था। तो ये जो इसमें कठिनाई आ रही थी कि प्रोग्राम आप चेंज नहीं कर सकते हो, ये जो कठिनाई थी, इसी कठिनाई को दूर करने के लिए ये जो शख्स हैं वॉन न्यूमैन, इन्होंने बीड़ा उठाया और इन्होंने काम करना शुरू कर दिया। तो एनियक में आने वाली जो भी कठिनाई थी, उसको दूर करने के लिए जब इन्होंने वर्क करना शुरू कर दिया, तब वॉन न्यूमैन साहब ने एक नया कॉन्सेप्ट दिया और इस कॉन्सेप्ट का नाम था स्टोर्ड प्रोग्राम। स्टोर्ड प्रोग्राम की अवधारणा। ठीक है? और जब स्टोर्ड प्रोग्राम की अवधारणा, ये पूछा जाता है क्वेश्चन, ये किसने दिया है? वॉन न्यूमैन साहब ने। और स्टोर्ड प्रोग्राम की जब इन्होंने अवधारणा दी, तो फिर इन्होंने एक कंप्यूटर का भी विकास किया, जिसे कहा जाता है एडवैक, EDVAC। और इन्होंने एक एग्जाम्पल रखा कि हम एनियक के स्थान पर एडवैक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जो एनियक में समस्याएं आ रही थी, अब वो एडवैक में नहीं आएगी। ये वॉन न्यूमैन ने कॉन्सेप्ट रखा। तो एडवैक पूछा जाता है, इसका विकास किसने किया था? तो ध्यान दें, इसका जो विकास किया था, वो भी किया था वॉन न्यूमैन ने। और ये जो वॉन न्यूमैन ने विकास किया था, इसका पूरा नाम है इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट। ध्यान देना, इसका पूरा नाम भी पूछा जाता है। इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ऑटोमेटिक कंप्यूटर, इसका विकास वॉन न्यूमैन साहब ने किया। तो आप देख पा रहे हो, अगर आप आधुनिक कंप्यूटर की बात करो तो इन्हीं के कॉन्सेप्ट पर चल रहे हैं। इसी वजह से वॉन न्यूमैन का नाम आधुनिक कंप्यूटर के रूप में बहुत तीव्रता से लिया जाता है। और ऐसा कहा जाता है कि जो आधुनिक कंप्यूटर है, आधुनिक कंप्यूटर के विकास में
अगर किसी का सर्वाधिक योगदान, तो वो है वॉन न्यूमैन साहब का, ठीक है? और ये वॉन न्यूमैन कहाँ के हैं? अमेरिका के। इनका लोकेशन भी याद रखो। इसके अलावा इन्होंने इनके बारे में एक डेटा और याद रखना, इन्हें डेटा और अनुदेशों दोनों को बाइनरी प्रणाली में संग्रहित करने का श्रेय दिया जाता है। संग्रहित करने का श्रेय दिया जाता है, ठीक है? हाँ, तो खैर ये सारी बातें याद रखो। मैं फिर से इनके बारे में एक बात बता दूं। संग्रहित प्रोग्राम कंप्यूटर, वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर के बारे में ध्यान दो। इसे 1945 में प्रस्तावित किया गया था वॉन न्यूमैन के द्वारा। सामान्यतया कंप्यूटर को जब आप देखते हो तो दो प्रकार के आपको मिलते हैं, फिक्स्ड प्रोग्राम कंप्यूटर, इन्हें पुनः प्रोग्राम नहीं किया जा सकता है, और एक होते हैं संग्रहित प्रोग्राम कंप्यूटर। ये जो संग्रहित प्रोग्राम की अवधारणा है, ये वॉन न्यूमैन साहब ने दी थी, और आधुनिक कंप्यूटर इसी अवधारणा पर आधारित हैं। इस अवधारणा में होता क्या है, प्रोग्राम और डेटा को एक ही मेमोरी में संग्रहित किया जाता है। ENIAC में समस्या ये आ रही थी कि जो उसमें प्रोग्राम थे, उसमें परिवर्तन करना संभव नहीं था। इस कठिनाई को वॉन न्यूमैन साहब ने समझा, और फिर इन्होंने काम करना शुरू किया कि भाई प्रोग्राम कैसे बदल सकते हैं। वॉन न्यूमैन साहब ने स्टोर्ड प्रोग्राम की अवधारणा को विकसित किया, और इसके द्वारा एडवेक का विकास किया, जिसमें आप प्रोग्राम को बदल सकते थे, और इसे कहा गया इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। चूंकि आधुनिक कंप्यूटर के विकास में इनका योगदान अतुलनीय है, तो फिर अमेरिका के वॉन न्यूमैन साहब को आधुनिक कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान के लिए जाना जाता है। इन्हें डेटा और अनुदेशों दोनों को बाइनरी में संग्रहित करने का श्रेय दिया गया है। तो खैर, ये 40 क्वेश्चंस, इसका सही उत्तर हो जाएगा डी पार्ट। तो ये 40 क्वेश्चंस थे। इसके अलावा इसके आगे हम लोग नेक्स्ट टर्न में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? हाँ, धन्यवाद।